हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आ गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए। इससे पहले हमने पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का, जिसमें हमने आपको बताया कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक जो अपक्रिया होती है कैसे स्टार्ट होती है कि नहीं। आपसे बताया हमने कि रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन कहां से स्टार्ट हुआ, हमने बताया कि द्रव्य के द्वारा, द्रव्य में परिवर्तन के द्वारा हमारा रासायनिक समय, रासायनिक परिवर्तन आया, फिर भौतिक परिवर्तन आया। दोनों हमने अच्छे से क्लियर किया। उसके बाद में हमने पढ़ा रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया को क्लियर किया है कि नहीं। इसके बाद हमने समीकरण देखा कि समीकरण कैसे बनाते हैं, समीकरण को पूरे अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे बेटा कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं, अब इसके आगे हमारे क्या प्रोसेस होता है। तो इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो बेटा हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। हमने बताया आपको कि जो ठोस होते हैं उसको स्मॉल एस से लिखते हैं, जो लिक्विड में होते हैं, द्रव होते हैं, उसको हम स्मॉल एल से लिखते हैं, है कि नहीं। ऐसे हमने स्टेप बाय स्टेप सारे आपको क्लियर करते हुए चले थे। अब बेटा हम बताएंगे कि जो रासायनिक समीकरण लिखना तो आप जान गए, लेकिन अब इसके आगे क्या प्रोसेस होगा इसमें। तो जो रासायनिक समीकरण होता है बेटा, वो क्या होता है, उसको हम संतुलित भी करना पड़ता है। अब भाई संतुलित कैसे करेंगे, जब जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होता है कि नहीं। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है बेटा, उसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, वह रासायनिक समीकरण बेटा, वे रासायनिक समीकरण, वे रासायनिक समीकरण जिनमें बेटा पहले क्या होता है, हमने बताया था आपको अभिकारक, है ना। जो हमारे अभिकारक किससे पहले होते हैं बेटा, हमें बताया था, एक साइन आपको बताया था जो कि ऐसे होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं कि नहीं। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अपक्रिया हमारी किस दिशा में हो रही है कि नहीं। ये हमारी जो अपक्रिया बताता है कि यह अपक्रिया हमारी एक ही दिशा में हो रही है, ये अनुत्क्रमणीय होता है कि नहीं बेटा। तो ये जो चिन्ह होता है बेटा, इससे जो पहले होता है वो क्या होता है बेटा, अभिकारक होता है। हमने बताया था ना कल आपको, क्या होता है, ये अभिकारक होता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, उत्पाद होता है कि नहीं। तो जो ये बेटा अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक व उत्पाद बेटा, ठीक है, ठीक है, जिनमें अभिकारक व उत्पाद के परमाणु बेटा, के परमाणुओं की संख्या जो होती है, क्या होती है बेटा, संख्या वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है बेटा। क्या होती है, बराबर होती है। क्या कहलाती है बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब देखो बेटा कि वे रासायनिक समीकरण, हमने बताया कि वे रासायनिक समीकरण याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। वे रासायनिक समीकरण जिसमें क्या है बेटा, अभिकारक व उत्पाद, मतलब अभिकारक और उत्पाद, ये हमारे अभिकारक हो गए, हमारे उत्पाद हो गए। अब हम समझेंगे बेटा, कैसे समझ में आएगा कि संतुलित कैसे हुआ। हम एक क्या कर लेते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं, क्या, Zn प्लस H2SO4, ठीक है। हमने ये समीकरण ले लिया, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा बेटा, जो हमारा जिंक होता है वो क्या करेगा, इसमें जिंक हमारा जो क्या पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। अब चार्ज कैसे होते हैं वो आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारा जो SO4 होता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, वो निगेटिव के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक है। हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पे जिंक है, ठीक है, और ये H2SO4 है। तो बेटा जो हमारा H2 हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है हमारा जिंक, ठीक है। अब कैसे जो क्रियाशील का जो हमारा सारणी होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से। तो बेटा जो हमारा जिंक होता है, अभी तो इतना जानिए कि क्या होता है, जो जिंक हमारा होता है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। तो जब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगा तो इसके निगेटिव के साथ क्या करेगा, ये
क्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा बेटा, हटा देगा, वहां से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो अब जिंक क्या करेगा, SO4 के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो क्या बना लेगा बेटा, ZnSO4। क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा। और जो हमारा H2 गैस है बेटा, वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है ये जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, तो जब विस्थापित करेगा तो बाहर कर देगा, है कि नहीं। तो हमारा ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा बेटा, फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं बेटा कि ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है कि नहीं संतुलित है। अब कैसे चेक करेंगे, तो इसीलिए तो हम आए हैं आपको बताने के लिए ही, है ना। अब देखो बेटा, जो जिंक है हम एक एक परमाणु लेके चलेंगे बेटा, क्योंकि हमने क्या बात किया, परमाणुओं की संख्या। परमाणु मतलब कि अगर एक तत्व है तो मतलब वो एक परमाणु है क्या, है कि नहीं। अब परमाणु क्या होता है, जिसकी संख्या, है ना, जो हमारा तत्व है उसकी संख्या को लेके चलेंगे हम, संख्या को ही परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हमारा जो जिंक है, तो जिंक यहाँ पे कितना है, अकेला है कि नहीं, तो ये अकेला है, एक हो गया, है कि नहीं। इधर हमारा हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के हमारे दो परमाणु हैं, है कि नहीं, दो परमाणु है कि नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे। सल्फर कितना है, अकेला है, तो सल्फर को एक करेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखो 4 ऑक्सीजन हो गया, एक सल्फर हो गया, दो हाइड्रोजन हो गया और एक जिंक हो गया। अब इसको हम संतुलित करेंगे। हमने क्या बात किया कि अभिकारक व उत्पाद, तो अभिकारक व उत्पाद हमें केवल एक ही नहीं लेके चलना है, हमको दोनों लेके चलना है। ठीक है, तो अभिकारक देखेंगे फिर उत्पाद देखेंगे। अब देखो उत्पाद में हम चेक करेंगे कि हमारे जो परमाणु इधर हैं क्या उधर बराबर हैं, है ना, तो उसको चेक करेंगे। अब जिंक देखो हमारा क्या है बेटा, भाई अकेला है ना। सल्फर क्या है, अकेला है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, है कि नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। क्या मैच करेंगे, दोनों को मैच करेंगे, है ना। तो देखो हमारा, अभी आपको बताने के लिए बेटा हम थोड़ा स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, लेकिन आगे से आप समझ जाएंगे, जब एक बार जान लेंगे तो समझ जाएंगे, है कि नहीं। अब देखो बेटा, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। अब इसको हम मिलाएंगे, भैया इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, बिल्कुल है ना, तो मतलब ये सही है कि नहीं। अब देखो जिंक का लेंगे, अब जिंक का 1 परमाणु और इधर भी जिंक का 1 परमाणु, है कि नहीं, ये भी क्या हुआ है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, सल्फर, तो सल्फर जो बेटा इधर अकेला है और इधर भी अकेला है कि नहीं, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट हो गया। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी 4 है, मतलब बेटा कि जो ये हमारी अक्रिया है, ये जो हमारी समीकरण है, ये क्या है, बिल्कुल क्या है, संतुलित है बेटा। क्या है, संतुलित है। ये हमारे समीकरण है, ये क्या है, संतुलित है। तो ऐसे हम क्या करेंगे बेटा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। एक एक परमाणु लेके चलेंगे, इकट्ठे नहीं करना है कि H2SO4 इधर 1 है तो उधर H2SO4 1 है, ऐसे नहीं करना है बेटा। एक एक परमाणु लेके चलना है, एक एक तत्व के परमाणुओं की संख्या लेके चलना है। मेन क्या होता है बेटा, इसमें जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, इसमें मेन आपका यही होता है, जो परमाणुओं की संख्या, केवल आपको परमाणुओं की संख्या को देखना है। क्लियर। अब इसके आगे बढ़े चलेंगे हम रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अब इस पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो बेटा इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो क्रिया विधि के अनुसार, क्रिया विधि के आधार पर बेटा हमारे जो रासायनिक अपक्रिया होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो पहले हमारा जो बेटा प्रकार होता है वो क्या होता है, योगात्मक। क्या होता है बेटा, योगात्मक। योगात्मक व संयोजन, व संयोजन और संकलन, संकलन अभिक्रियाएं। बेटा ये जो तीनों नाम है बेटा, ये जो तीनों नाम है बेटा हमारे, ये तीनों एक ही हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में योगात्मक अपक्रिया पूछता है, संयोजन अपक्रिया पूछता है या संकलन अपक्रिया पूछता है, तो आप समझ जाएंगे कि यह तीनों हमारे क्या हैं, एक ही हैं। इसमें से एक भी पूछ सकता है बेटा आपको, इसीलिए हमने तीनों लिख दिया है। जैसे कि मान के चलो अभी आपके बोर्ड एग्जाम में संकलन अपक्रियाएं क्या होती हैं पूछ ले, तो क्या बताएंगे आप, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है कि नहीं। तो आप तीनों पढ़ के जाइए कि आपको अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आपका बेटा जो पहला प्रकार होता है यो योगात्मक संयोजन संकलन अपक्रियाएं होता है। क्लियर।
अब जो दूसरा पार्ट अब आपका होता है बेटा, वो क्या होता है, वियोजन अपक्रिया बेटा। कौन सा अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। इसे भी बेटा हम क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। वियोजन बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर अपघटन बोल सकते हैं, ठीक है, अपघटन अपक्रियाएं, ठीक है, अपघटन अपक्रियाएं, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा होता है तीसरा जो होता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया बेटा, या विस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, विस्थापन अभिक्रियाएं। और जो चौथा पॉइंट हमारा होता है बेटा, इससे क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्लियर, क्लियर हो गया बेटा। नोट्स बनाते चलिए बेटा, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, उसमें लिखते चलिए, ठीक है। अब जो बेटा हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, योगात्मक संयोजन एवं संकलन अपक्रियाएं क्या होती हैं। पहला हम पॉइंट इस पे बात करेंगे, ठीक है। आप चारों लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो बेटा अब हम पहली अपक्रिया के बारे में बात करेंगे कि पहली अपक्रिया हमारी क्या होती है। देखो बेटा, अब हमारा योगात्मक संयोजन एवं संकलन अपक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। वे अपक्रियाएं, इसकी पहले परिभाषा जानते हैं बेटा, वे अपक्रियाएं, वे अपक्रियाएं, वे अपक्रियाएं जिनमें, वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या बेटा, अभिकारक आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं बेटा, योगात्मक संयोजन व संकलन अपक्रियाएं कहलाते हैं, संकलन अपक्रिया कहलाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। जो आपकी परिभाषा होती है बेटा, वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक संयोजन या संकलन अपक्रियाएं कहलाते हैं। इसके हम उदाहरण पे बात करेंगे बेटा। तो उदाहरण पे मेरा सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं बेटा, उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेटा हम कभी जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हाइड्रोजन हमारा कभी अकेला नहीं लिखा जाता है। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं बेटा, H2 लिखते हैं, और ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं। हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं बेटा। अब देखो क्या बनेगा, H2O, क्या बनेगा, H2O मतलब जल बनेगा हमारा, ठीक है, जल बनेगा। अब देखो बेटा, अब इसी से H2O2 H2O बनेगा, ठीक है। तो पहली चीज बेटा, इससे पहले भी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो आपका यहां पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको मिल गया। अब इसको समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये असंतुलित है ना बेटा, असंतुलित है कि नहीं है, है कि नहीं। तो संतुलित करना किसे क्या कहलाता है बेटा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है कि नहीं। अब देखो बेटा, ये हमारा क्या समीकरण है, ये असंतुलित है। अब इसको संतुलित करना है तो कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, एक ही ऑक्सीजन है। अगर एक ऑक्सीजन, अब इसको 2 करना है हमें, तो इसके पीछे तो 2 लगाएंगे नहीं तो हमारा क्या होगा बेटा, जो हमारा सूत्र है वो बदल जाएगा, क्योंकि H2O2 को किसका सूत्र होता है कि नहीं, तो H2O जल का सूत्र होता है। तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके आगे इंटू कर देंगे, ठीक है। जब इसके आगे इंटू करेंगे, है कि नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, दोनों से गुणा कर लेगा,
जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा बेटा कि अगर हमें ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको हमको 2 करना है 2ab करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से इसमें भी गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा, है कि नहीं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसे इसमें भी है, अगर हम 2 से आगे गुणा करेंगे तो 2 इसमें भी गुणा करेगा और 2 इसमें भी गुणा करेगा, है कि नहीं। तो अब बेटा देखो हमारा क्या हो गया, यहां पे जो देखो अब हमारा ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देखा जाए बेटा तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, इनके दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगा दोनों में, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हमारी 4 हो गई और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 ही रह गई, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 से हम इंटू कर देंगे। अब 2 से हमने इंटू कर दिया, तब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए। मतलब अब हमारी जो समीकरण है बेटा क्या है, बैलेंस है। हमारी समीकरण क्या है, बैलेंस है, संतुलित है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। क्या है बेटा, ऑक्सीजन। इसको याद करते चलिएगा बेटा, लिखते चलिएगा, तभी आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, जल। इसको क्या बोलते हैं, हम जल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, H2O। अब देखो बेटा, अब इसी से हम परिभाषा निकाल लेते हैं, ठीक है। जब, ठीक है, वे अभिक्रियाएं, ये हमारी क्या है पूरी बेटा, ये पूरी हमारी अभिक्रिया है, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या अभिकारक, क्यों बेटा, ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, इसे हम अभिकारक ही तो बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसे, अभिकारक ही तो बोलते हैं, है ना। और अभिकारक की परिभाषा हमने कल बताई थी आपको कि जो अभिकारक होते हैं वो क्या होते हैं, अभिक्रिया के प्रारंभ में लिए जाते हैं, वो हमारे अभिकारक होते हैं, है ना। अभिक्रिया ये है, अभिक्रिया के प्रारंभ में लिया गया है तो अभिकारक हुआ, है ना। तो अभिकारक मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलके, आपस में मिल तो रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखो इनका संयोग हो रहा है, जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो आपस में मिल करके एक, केवल एक मात्र क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं बेटा। क्या, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों आपस में मिल रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, इन्होंने जल का निर्माण कर दिया। क्लियर। तो इसी को बेटा आपस में मिलना, जुड़ना क्या कहलाता है, योगात्मक। मतलब योग शब्द इसमें छोड़ा जुड़ा हुआ है बेटा। योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना, बस केवल इतना आप ध्यान में रखिए। योग मतलब जोड़ना, मतलब कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, है ना बेटा। संयोग, संयोग मतलब संयोजन, मतलब संयोग मतलब दोनों इसमें भी जुड़ रहा है कि नहीं। तो ये क्या मतलब, इसका अर्थ ये है कि इसमें क्या होंगे, अभिकारक पदार्थ जो होंगे हमारे क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका जो पहला पॉइंट है बेटा, योगात्मक अपक्रिया। अब बेटा आपको बता दें कि जो योगात्मक अपक्रिया होती है, संयोजन अपक्रिया होती है, इसके अंतर्गत हमारे 2 अपक्रियाएं आती हैं बेटा। इसके अंतर्गत हमारे क्या आते हैं, 2 अपक्रियाएं आते हैं। पहला एक होता है हमारा बेटा उष्मा शोषी। क्या होता है बेटा, उष्मा क्षेपी। पहला क्या होता है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया, और दूसरा क्या होता है बेटा, उष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये 2-2 नंबरों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि उष्मा क्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, उष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। आप वैसे नॉर्मली जान लीजिए कि उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होता है और उष्मा शोषी। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसी अपक्रिया होगी, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी मतलब कि उष्मा का शोषण करने वाली, शोषण मतलब समझ रहे हो कि उष्मा को जो सोखती है ना। तो वह अपक्रिया, देखो बेटा इसका आसान से आप तुरंत याद कर लेंगे, इतना आसान इसका परिभाषा है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता हो। ऐसी कोई अपक्रिया हो जिसमें उष्मा क्या हो, अवशोषित हो रही हो, घुल मिल जा रही हो, वो कौन सी क्रिया कहलाएंगी, हमारी उष्मा शोषी क्रिया कहलाएंगी। और उष्मा क्षेपी जस्ट अपोजिट इसका बेटा, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, वह अपक्रिया हमारी कौन सी क्रिया कहलाती हैं, उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। तो तुरंत क्लियर हो गया आपका, तुरंत क्लियर हो गया कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अपक्रियाएं क्या होती हैं। ये हमारी योगात्मक, संकलन और संयोजन अपक्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। क्लियर। अब इसके बाद बेटा हम बात करेंगे जो हमारी अगली अपक्रिया है, कौन सी अपक्रिया बेटा, वियोजन अपक्रिया। ठीक है, वियोजन अपक्रिया या फिर उसको हम अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं। क्लियर। तो आगे चल के हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, वियोजन और अपघटन अपक्रिया पे। तो बेटा हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे
अपघटन अथवा वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अपघटन और वियोजन, इससे आपको प्रतीत हो रहा होगा कि वियोजन मतलब क्या होगा, इस अपक्रिया में किसी ना किसी चीज का वियोग होने वाला है कि नहीं। वियोजन मतलब बेटा जब किसी का वियोग होता है तो क्या होता है, वियोग में चीजें दूर होती हैं, वियोग में चीजें दूर होती है कि नहीं बेटा। तो जो हमारा वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया होती है, इसके पहले हम परिभाषा के बारे में बात करेंगे बेटा। वे रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, वे रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिकों जिनमें यौगिकों के आपस में वियोजन होना या एक यौगिक से अपने ही छोटे ठीक है, छोटे भागों में टूट जाना, ठीक है, टूट जाना क्या कहलाता है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाता है। क्लियर, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाता है। अब बात करेंगे बेटा कि जैसे कि हमारा कोई यौगिक है, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वियोजन अपक्रिया है वो क्या होता है ना। हमने बताया कि यौगिक, ठीक है, कोई यौगिक मतलब कि कोई अपक्रिया है, जैसे मान के चलते हैं हम CaCO3, क्या CaCO3, इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, ये अपना दो भागों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 इसमें टूट जाता है। अब मतलब कि हमारा एक यौगिक है, ठीक है, और यह अपने ही छोटे छोटे भागों में क्या कर रहा है, टूट रहा है। मतलब कि CaCO3 है और देखो यही है ना बेटा, और यही क्या कर रहा है, अपने ही छोटे छोटे भागों में क्या कर रहा है, टूट जा रहा है। मतलब CaO बन जा रहा है और CO2 बन जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि यह अपने में ही वियोजन हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, जो हमारे अपघटन और वियोजन अपक्रियाएं होती हैं वो भी कितने प्रकार से हो सकती हैं, है ना। तो बेटा जो हमारी वियोजन अपक्रियाएं होती हैं, पहला जो होता है बेटा हमारा, वो क्या होता है, ताप अपघटन। क्या होता है बेटा, ताप अपघटन। अब ताप अपघटन, दूसरा क्या होता है हमारा बेटा, विद्युत अपघटन। क्या होता है बेटा, विद्युत अपघटन। और एक तीसरा हमारा बेटा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश अपघटन। अब ये क्या होते हैं बेटा, देखो जो ताप होता है हमारा और विद्युत होता है हमारा, और क्या होता है, प्रकाश अपघटन होता है। ताप अपघटन क्या होता है बेटा, जिस अभिक्रिया में बेटा, जिस अभिक्रिया में वे अभिक्रियाएं जिनको गर्म करने पर वियोजन होता है, गर्म करने पर क्या होता है बेटा, वियोजन होता है। ठीक है, तो बेटा दूसरा जो क्या है, विद्युत अपघटन है। अब विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन बेटा किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर,
मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो वियोजन होता है बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है। क्लियर। अब जो हमारा प्रकाश अपघटन है बेटा, ये प्रकाश अपघटन क्या होता है? जिन रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है बेटा। क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण के द्वारा जो हमारा वियोजन होता है बेटा, वो हमारा क्या होता है? प्रकाश अपघटन होता है। क्लियर, समझ में आया? अब देखो बेटा, हमने बताया ताप वियोजन, ताप अपघटन अपक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो ताप अपघटन मतलब जिस अपक्रिया में टेम्परेचर दिया जाए, कोई अपक्रिया है, अब अपक्रिया को कराने में कोई टेम्परेचर दिया जाए, टेम्परेचर देने के बाद में जो अपक्रिया पूर्ण हो, वो क्या होता है? ताप अपघटन होता है। और उसके द्वारा क्या होगा? जब टेम्परेचर देंगे किसी चीज में, जैसे कि बेटा मान के चलो हमारा क्या है? जल है मान के चलो। अब उसमें अगर हम टेम्परेचर देंगे, उस पर ताप देंगे, तो ताप देंगे तो क्या होगा? वो वाष्प बन जाएगा, है ना। तो वाष्प बनेगा बेटा, देखो क्या हो रहा है? वियोजन तो हो रहा है, जल से वाष्प बन रहा है, मतलब वो दूर भग रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है ना। तो ताप द्वारा वियोजन हो रहा है ना। तो उसको हम ताप अपघटन में लेके आएंगे। विद्युत अपघटन क्या? अब हम क्या करते हैं, कोई जलीय विलयन है ना। अब जलीय विलयन में क्या करेंगे? जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? उसमें दो होते हैं, क्या होते हैं? दो चार्ज होते हैं बेटा। क्या? एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो उसमें क्या होंगे? जो हमारे दो चार्ज होते हैं, कैथोड को हम प्लस चार्ज से डिनोट करते हैं और एनोड को हम माइनस चार्ज से डिनोट करते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या होगा? जब जल में हम विद्युत धारा या किसी जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा बेटा? प्लस चार्ज अलग भग जाएगा, माइनस अलग भग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें आवेशों का मिलना हो रहा है, और आवेश क्या होते हैं? वो आपस में दूर भगते हैं, है कि ना। तो ये भी एक वियोजन का कारण हो गया। अब बेटा प्रकाश अपघटन, अब प्रकाश अपघटन क्या होता है बेटा? जैसे आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पता है आपको? सूर्य के द्वारा आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद में क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या होते हैं? बाहर होते हैं कि नहीं होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश को संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद में प्रकाश के द्वारा क्या करते हैं? ये इसमें ग्लूकोज बनता है बेटा, है ना। संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है और एक क्या होता है? ऑक्सीजन बनता है। तो ये भी क्या हुआ? जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, है कि नहीं। तो ये हमारा जो होगा बेटा वो प्रकाश अपघटन के अंतर्गत आएगा। क्लियर। इसके आगे बेटा हम बात करेंगे जो हमारे दो पॉइंट बचे हुए हैं। एक हमारा तीसरा पॉइंट बेटा होता है, वो क्या होता है? विस्थापन या प्रतिस्थापन, है कि नहीं। विस्थापन और प्रतिस्थापन। और जो हमारा चौथा पॉइंट होता है वो क्या होता है? द्विविस्थापन अपक्रिया होता है, जिनको हम बेटा अगले वीडियो में बात करेंगे, उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। और बेटा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसी में हमारा जो लेसन फर्स्ट रहेगा वो समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे, लेसन 1 के जबरदस्त क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम कहीं से भी पूछेगा, उसमें से क्वेश्चन आपके फंसने रहेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, इतने अच्छे से संकलित करके लेके आएंगे आपके लिए कि आपके बहुत ही उपयोगी आने वाला वो वीडियो है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं, धन्यवाद।